प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से एक नई प्रोफेसी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और बीती प्रोफेसी अपडेट के अंदर मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि रूस जो है यानी रशिया जो है और यूक्रेन के बीच में जो बहुत बड़ा तनाव चल रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो है वो हमको आनी शुरू हो गई है। और हम अभी जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं वो हमने देखे हैं। और काफी सारी बातें मैं वैसे ही आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रहा हूं। और आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे जैसे रशिया डेवलपमेंट करता चला जा रहा है और यूक्रेन के अंदर रशिया की सेनाएं घुस गई हैं, वैसे वैसे हम और भी ज्यादा भयानक समय की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेसी अपडेट जो बीते समय मैंने आपको दी थी, इस प्रोफेसी अपडेट को देखने के बाद कई सारे हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने हमारे ऑफिस के अंदर फोन किया और थोड़ा कंफ्यूजन के अंदर वो आ गए। उन्होंने इस बात को जानना चाहा कि रशिया जो है वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा ईरान के साथ मिलकर के, टर्की के साथ मिलकर के और दूसरे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके साथ मिलकर के, जिसके बारे में इज़ीकिएल 38 के अंदर बताया गया है। लेकिन अब रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन उनको हो गया। इसकी वजह से ये प्रोफेसी अपडेट मैंने बनाई है। देखिए, यहां पर रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ विवाद के अंदर आ गया है और यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कर दिया है। और यूक्रेन के 2 टुकड़े भी रशिया ने कर दिए हैं और उसको अप्रूवल भी रशिया ने दे दिया है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही रशिया के द्वारा ये सब कुछ किया गया, अमेरिका के द्वारा, यूरोप के कंट्रीज के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी, जापान के द्वारा भी, अलग अलग देशों के द्वारा रशिया के ऊपर इतने सख्त सैंक्शंस जो हैं, प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं कि रशिया की अर्थव्यवस्था जो है वो अब फ्यूचर के अंदर हमको चरमराती हुई और उसका बहुत सेटबैक होता हुआ हमको दिखाई दे जाएगा। तो रशिया के ऊपर हमला जो है वो सीधे तौर पर नहीं किया गया है अमेरिका के द्वारा और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, लेकिन इनडायरेक्टली रशिया के ऊपर हमला किया गया है और रशिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। साथ ही जैसे जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा अपना बल प्रयोग करता चला जाएगा, रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका ने रशिया को सिलिकॉन वैली से भी निकाल बाहर करने का योजनाएं बना ली है। सिलिकॉन वैली का मतलब है कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि हथियारों में और दूसरी चीजों के अंदर इस्तेमाल होती है, वो भी रशिया को फिर अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। तो रशिया को एक तो फाइनेंसेस का नुकसान होगा, उसके बैंक्स का नुकसान उसको होगा और उसको ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो स्विफ्ट से भी बाहर करने की योजना बना रहे हैं। स्विफ्ट का मतलब जो बैंक्स के अंदर स्विफ्ट कोड हम यूज करते हैं, उस स्विफ्ट संगठन से भी रशिया को बाहर करने का ब्रिटेन प्लान कर रहा है। जैसे जैसे रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसके ऊपर प्रतिबंध और सख्त होते चले जाएंगे। तो रशिया को टेक्नोलॉजी का नुकसान होगा क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी उसको अमेरिका नहीं लेने देगा। उसको फाइनेंसेस का नुकसान होगा, उसको एक्सपोर्ट का नुकसान होगा। हर तरह से उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराने जा रही है। अब हम जब इज़ीकिएल 38 को यानी यहेजकेल 38 को देखते हैं, तो वहां पर 38 के 4 में यानी यहेजकेल 38:4 के अंदर एक ऐसी बात लिखी हुई है जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि रशिया के नाक में नकेल डाल करके परमेश्वर उसको लेकर के इजराइल की तरफ आएगा। वहां पे लिखा है, मैं तुझको घुमा करके इजराइल की तरफ लेकर के आऊंगा। कहने का मतलब यह है कि किसी जानवर की नाक में नकेल डाल करके जब ले जाया जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है, लेकिन उसको जबरदस्ती वहां पर लेकर के जाया जाता है। यानी कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी रशिया के सामने आएगी कि रशिया को मजबूर होकर के इजराइल की तरफ जाना पड़ेगा। वो बात साफ तौर से बताई हुई है और वो सिनेरियो जो है वो आज हमारे समय में बनता चला जा रहा है और बन गया है। आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। देखिए, ये बात न्यूज चैनल्स के ऊपर भी बोली जा रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन नायक हैं या वो खलनायक है।
और जो वेस्टर्न मीडिया है यानी यूरोप का मीडिया है और अमेरिका का मीडिया है वो पुतिन को एक खलनायक के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये विचार जो है वो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? मसीहत का जो रक्षक माना जाता है पूरे दुनिया के अंदर वो अमेरिका नहीं है, लेकिन मसीहत का जो रक्षक माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर वो रशिया माना जाता रहा है। आप इतिहास को उठा करके पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप सब चीजों की स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर मसीहों का जो परसिक्यूशन होता है, सताव जो होता है, उसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर जो है वो अमेरिका है। सबसे बड़ा स्पॉन्सर, क्योंकि अमेरिका उन ऐसे लोगों को पैसा भी देता है जो मसीहों के ऊपर परसिक्यूशन करते हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेता है। यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी जो मसीही लोग रहते हैं उनके ऊपर कितना सताव हो रहा है वो वहां के मसीही लोग आपको बता सकते हैं। और ऐसे ही 2015 के अंदर जब सीरिया के अंदर आईएस के आतंकवादियों ने मसीही लोगों का कत्ले आम कर दिया था, उनके गलों सिरों को काट करके सड़क के डिवाइडर्स के ऊपर सजा रखा था, तो अमेरिका वहां की कलीसिया को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया था, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने ही रूस की सेनाओं को सीरिया के अंदर उतारा था, क्योंकि चर्च के ऊपर परसिक्यूशन हो रहा था। आपको यहां पर एक और बात मैं बताऊं कि पुतिन अपने गले के अंदर एक लॉकेट पहनते हैं, और वो लॉकेट जो है वो उनकी मां का लॉकेट है। और उनकी मां का लॉकेट जो है, जब उनकी मां जो थी, उनका पिता जो था वो एक कम्युनिस्ट, रशिया का एक कम्युनिस्ट व्यक्ति था, लेकिन पुतिन की मां जो थी वो एक विश्वासी मसीही महिला हुआ करती थी। और जब पुतिन बहुत शक्तिशाली पद के ऊपर आ गए थे तो उनकी मां ने मरने से पहले पुतिन से ये प्रॉमिस लिया था, पुतिन को कहा था कि जब भी ऐसा समय आ जाए कि तुमको यहूदियों को बचाने के लिए कुछ करना पड़े या मसीहों को बचाने के लिए कुछ करना पड़े तो तुम किसी भी हद तक गुजर जाना। और पुतिन ने अपनी मां को मरने से पहले यह प्रॉमिस दिया था, और इसीलिए पुतिन अपनी मां का लॉकेट अपने गले के अंदर पहनते हैं। और इसीलिए 2015 में ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो मॉस्को में है उसका इतना प्रेशर पुतिन के ऊपर था, अपनी मां को उन्होंने प्रॉमिस दिया था, इस वजह से पुतिन ने अपनी सेनाएं जो थी वो सीरिया के अंदर उतारी थी और आईएस की कमर तोड़ करके रख दी थी। तो जैसे वेस्टर्न मीडिया पुतिन के बारे में बताता है कि पुतिन एक खलनायक है, वो खलनायक की भूमिका के अंदर हम पुतिन को नहीं देखते हैं। हालांकि आज सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि पुतिन दुनिया के सामने एक खलनायक के तौर पर आ गए हैं। दूसरी ओर मैं यहां पर पुतिन की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, और मैं पुतिन की तरफदारी भी नहीं कर रहा हूं, और अमेरिका को मैं नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि क्यों यहेजकेल ने 38वें अध्याय के 4थे वचन के अंदर कहा, इज़ीकेल 38:4 के अंदर इस बात को कहा कि परमेश्वर कहता है कि मैं रशिया के नाक में नकेल डाल करके उसको लेकर के आऊंगा, घुमा करके लाऊंगा, यानी जबरदस्ती लेकर के आऊंगा, मजबूरी आ जाएगी कि रशिया को आना पड़ेगा। साथ ही साथ आप इज़ीकेल 38:10 को पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि तेरे मन के अंदर एक बुरी युक्ति भी आएगी। बुरी युक्ति क्यों आएगी? क्योंकि अगर फाइनेंस का लॉस हो रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, एडवांस वेपनरी नहीं मिल रही है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो एक बुरी युक्ति भी आएगी। और 13वें वचन को पढ़ें 38 के यहेजकेल में, तो वहां पे लिखा है कि यूरोप के देश जो है, अमेरिका जो है, या ये सारे तर्शिश के व्यापारी जो हैं जिनको यूरोप के देश माना जाता है, वो सब मिल करके रशिया से पूछ रहे हैं कि क्या तू संपत्ति लूटने को आता है, क्या तू बहुत सारी चीजों को लूटने के लिए इजराइल में आ रहा है। तो ये सिनेरियो जो है वो आज सेट हो गया है। और कैसे सेट हो गया है? क्योंकि अगर सिलिकॉन वैली से अमेरिका रशिया को बाहर कर देता है, जो कि वो बाहर करेगा ही करेगा अभी आगे आने वाले दिनों में, तो अमेरिका के अलावा, सिलिकॉन वैली के अलावा सिर्फ एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उत्पन्न होती है, वो इजराइल के 2 शहर हैं जिनको तेल अवीव और हाइफा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहेजकेल ने कहा है तेरे मन के अंदर एक बुरी युक्ति आएगी, और इसीलिए यूरोप के देश पूछ रहे हैं कि क्या तू संपत्ति लूटने के लिए आ रहा है, क्योंकि इजराइल के पास गैस के भंडार हैं, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, और इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के बाकी देशों के पास भी नहीं है।
तो ये सिनेरियो सेट हो रहा है, कुछ ऐसा हो जाएगा ताकि राष्ट्रपति पुतिन, जिनको सबसे ज्यादा प्रो इजराइल राष्ट्रपति माना जाता है रशिया का, कुछ ऐसी मजबूरी आ जाएगी कि रशिया की सेनाओं को इजराइल के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। और देखिए, रशिया के अलावा सबसे ज्यादा रशियन बोलने वाले लोग जो हैं वो इजराइल के अंदर रहते हैं, वो यहूदी लोग जो रशिया से इजराइल वापस लौटे हैं। और इसीलिए रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रो इजराइल है। इजराइल इतने हमले अभी भी सीरिया में कर रहा है, तो भी राष्ट्रपति पुतिन इजराइल को कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी ऐसी आ जाएगी जो हम नहीं जानते हैं, वो फ्यूचर के अंदर वो मजबूरी अनफोल्ड होगी। और एक मजबूरी जो है उसके बारे में यहेजकेल ने बताया है कि रशिया जिन देशों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर रहा है, उसमें पहला नाम यहेजकेल ने फारस का बताया है, पर्शिया का बताया है। और फारस को, पर्शिया को आज हम ईरान देश के नाम से जानते हैं। और ईरान और इजराइल की का युद्ध जो है वो हमको पता है वो फ्यूचर के अंदर होने जा रहा है, और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो ये सिनेरियो सेट हो रहा है। साथ ही यहेजकेल ने कहा है मागोग देश के गोग की ओर। आप जितना भी अरेबिक लिटरेचर पढ़ेंगे, इब्न बतूता के लेख पढ़ेंगे, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मागोग की दीवार जो है अरेबिक सोर्सेस के अंदर कहा गया है। यानी अरब के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एंशिएंट टाइम से वॉल ऑफ मागोग के नाम से जाना जाता रहा है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो सेट हो गया है। ये जितने भी प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगते चले जा रहे हैं, और लगेंगे, और सख्त प्रतिबंध लगेंगे, वो और कुछ भी नहीं, लेकिन यहेजकेल 38 के पूरे होने का पूरा सिनेरियो जो है वो सेट होता चला जा रहा है। तो वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर आप लोग अपनी नजरें जमा करके रखें और देखते रहें कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इन वर्ल्ड इवेंट्स को समझने के साथ ही आप बाइबल की प्रोफेसीज को अपने आप ही समझना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोफेसी अपडेट में इतना ही। अगली बार एक बार फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा।